नमस्कार, मैं हूं राजीव। हम बात कर रहे हैं बीते 10 सालों की और मौका यह है कि निवेश मंथन के 10 साल पूरे हो रहे हैं और साथ ही यह दशक भी जो पूरा हुआ है 2011 से 20 का। इन 10 वर्षों में हमारा देश कितना बदला है, अर्थव्यवस्था कितनी बदली है, बाज़ार कितने बदले हैं और इस बदलाव को समझने के लिए, उसका लेखा जोखा लेने के लिए और आगे की तस्वीर को समझने के लिए आज हमारे साथ हैं खास मेहमान आनंद राठी, फाइनेंशियल सर्विसेज के वाइस चेयरमैन प्रदीप गुप्ता जी। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। अब अगर 10 सालों की यात्रा हम देखें बाज़ार की, तो ठीक 10 साल पहले निफ्टी 4,500 पे था, सेंसेक्स 13,000 पे था। अब वहाँ से, माफ़ करिए, सेंसेक्स 15,000 पे था और वहाँ से ये 3 गुना हो चुका है। बाज़ार दोनों प्रमुख सूचकांक जो है वो 3 गुना हो चुके हैं। मतलब बीच में उतार चढ़ाव भी बहुत सारे आए और जब दशक की शुरुआत हुई थी उससे ठीक पहले हमने ग्लोबल क्राइसिस भी देखा था। तो वहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब एक संकट से उस समय हम निकले थे और एक संकट की स्थिति में आज सारी दुनिया है, लेकिन उसके बीच में बाज़ार ने जो तरक्की की है, जो ऊपर की ओर अपनी यात्रा की है, वो हम सबके सामने भी है। तो कैसे देखा जाए पूरे इस दशक को? धन्यवाद राजीव जी फॉर मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने का। और बिफोर आई गो फर्दर, मेरा बहुत बहुत हार्दिक आभार और अभिनंदन और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एज वेल एज होल निवेश मंथन टीम फॉर कंप्लीटिंग 10 years। आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं निवेश में, शेयर बाजार में लोगों के पास अपनी राय पहुंचा रहे हैं डिफरेंट माध्यम से, और आप लोग खुद भी, मुझे मालूम है, रिसर्च करके काफी अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी मुद्दा है, बहुत अच्छी बात है। जहां तक पिछले 10 सालों का, जैसा आपने कहा 4,000 से, तो ये जो 3 गुना का बढ़ोतरी हम देख रहे हैं निफ्टी में, आई थिंक ये बाजार हमेशा, मोर स्पेसिफिकली अगर मैं चाहूं तो बताऊं तो भारतीय बाजार जो है एक अर्थव्यवस्था के ऊपर चला हुआ है और एक अर्थव्यवस्था कॉन्स्टेंटली ग्रोथ के पाथ पे है। आप ग्रोइंग से ग्रोन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे। आपकी 2.5-3 ट्रिलियन इकोनॉमी से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं आप। तो ये ग्रोथ तो कांस्टेंट है और इक्विटी एक ऐसा मुद्दा है जो कि हमेशा इकोनॉमी के साथ ग्रो करता रहेगा और ग्रोथ आती रहेगी। सवाल ये है कि इंटरमिटेंटली, जैसा आपने कहा शुरू में, काफी तकलीफें थी आर्थिक बाजार में, इंटरमिटेंटली भी कई बीच में दिक्कतें आई और उसके बाद वापस अभी वर्ल्ड ओवर पेंडेमिक का शिकार होने के कारण सभी बाजार, भारतीय नहीं सभी बाजार काफी दिक्कतों में थे। हमारा खुद का बाजार भी अबाउट 40 से 50% डाउन चला गया। तो अगर उस समय देखें, अगर मार्च अप्रैल के सेंसेक्स को देखें, जबकि बॉटम था करीब 7-7,500, मैंने, आपको याद होगा, 7-7,500 के आसपास बात की थी अपने, तो मैंने कहा था मुझे ये लगता है 7,500 के आसपास बात की थी, तो मैंने बोला था कि शायद अब ये बॉटम होता हुआ लग रहा है, यहाँ से नीचे जाना मुश्किल है, रिस्क रिवार्ड फेवर में आए। और फॉर्चुनेटली वही हुआ। मार्च अप्रैल के बाद हमने वापस 7,500 का निफ्टी नहीं देखा। और क्या है कि बाजार हमेशा दो रूप में चलता है। हमेशा मैं बात करता रहता हूँ, वापस शायद थोड़ा रिपीट करूंगा, कि एक तो सेंटिमेंट्स पे चलता है और एक फंडामेंटल पे चलता है। लॉन्ग टर्म हमेशा फंडामेंटल पे चलता है और इसीलिए लॉन्ग टर्म को अगर देखें तो फंडामेंटली बाजार बहुत अच्छा लगता है। अभी ये मुद्दा है कि इंटरमिटेंटली जब शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के कारण या सेंटिमेंट्स के कारण जब बाजार चलता है तो एक थोड़ा सा भय भी रहता है। अब जैसे पेंडेमिक के कारण इतना टाइम सब बंद रहा, तो अब धीरे धीरे वापस एक्सपेक्टेशंस बिल्ड होने लग गई हैं और इस एक्सपेक्टेशंस की वजह से दो अर्निंग कैचअप में टाइम आ रहा है, टाइम लग रहा है। कुछ एक सेक्टर को छोड़ दें तो अच्छा कैचअप आने में अभी समय लगेगा, क्योंकि वहां पे अभी भी काम होना शुरू हुआ है। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस बिल्ड होनी शुरू हुई कि हाँ, आप पुराने लेवल पे प्रोडक्शन करना शुरू करोगे, पुराने लेवल पे डिमांड आनी शुरू होगी और फिर वो प्रोडक्शंस आगे ग्रोथ के फैक्टर में जाएंगे और वो एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा बिल्ड हो गई है। अभी हो सकता है यहां से शॉर्ट टर्म में अगेन कुछ एक करेक्शन दिखा दे और उसके बाद वापस लॉन्ग टर्म फंडामेंटल बेसिस पे बाजार चलता रहे।
तो ये एक मोटा मुद्दा है बिटवीन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, बिटवीन सेंटिमेंट एंड फंडामेंटल। ये बाजार में हमेशा साइकिल की तरह चलता रहेगा, मेरा ये मानना है। जी हमको बिल्कुल। एज ए निवेशक हमेशा लंबे समय को देखना चाहिए, और एज ए निवेशक हर आदमी को ये समझना चाहिए कि उसको कम से कम 5 से 10 साल का होराइजन लेके चलें। अगर जिसने भी इक्विटी में और या इस कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना है बाय वे ऑफ इक्विटी एज एन एसेट क्लास, तो 5 से 10 साल का अगर उसने होराइजन लिया है और वो स्टे इन्वेस्टेड रहता है और इन बाजारों में अच्छी जगह इन्वेस्टेड रहता है, तो ये तय है कि उसको ग्रोथ अच्छी मिलेगी। कोई भी कारण से उसको ग्रोथ नहीं आए, ये इसका मेरा मानना इसका है। सबूत तो हमारे सामने है। पिछले 10 साल जब एक संकट पिछले से 10 निकले साल थे, का अभी भी संकट में है, लेकिन उसके बावजूद बाजार 3 गुना है। ये तो सीधा सबूत हाँ, है इस बात का। लेकिन फिर अगर इन 10 सालों को आप वापस फ्लैशबैक में जाकर के देखें, तो वो कौन सी स्मृतियां हैं, कौन सी चीज़ें हैं बाजार में इन 10 सालों की, जो आप कहेंगे कि भाई ये चीज़ तो कभी भूलने वाली नहीं है, ये हमेशा याद रहेंगी हमें? बिल्कुल सही बात है। तो अगर हम देखें तो डिमोनेटाइजेशन एक ऐसा मुद्दा हुआ था, और उस टाइम पे अपने यहाँ पे मोर स्पेसिफिकली मैं इंडियन मार्केट्स की बात करूं, तो उस डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे इतना ज्यादा केओस हुआ था, और उस समय काफी लगा था कि अब क्या होगा, कैसे होगा और किस तरह की कमियां चलेगी। और उसके बाद जो रिफॉर्म्स के रूप में जीएसटी, और जीएसटी का एक रिफॉर्म्स, एक बहुत बड़ा रिफॉर्म हमारे सामने आया, तो ये दोनों इतने बड़े मुद्दे थे कि उसमें शॉर्ट टर्म उस टाइम पे अगर देखें तो काफी लग रहा था कि थोड़ा तकलीफें झेल रही है, बट लॉन्ग टर्म पे हम सब ये मान रहे थे कि लंबे समय के लिए ये एक अच्छा मुद्दा होगा। और वास्तव में मेरा ये मानना है कि उन सब के जो रिफॉर्म्स धीरे धीरे आए, चाहे मैं जीएसटी से रिलेटेड मुद्दे की बात करूं, चाहे वो बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड बात करूं, या आर्थिक नीतियां जो धीरे धीरे सरकार ने प्रोग्रेसिव वे में दिए, और पिछले कुछ महीनों में हमारे आरबीआई की पॉलिसीज देखें या वित्त मंत्री जी के कुछ एक अनाउंसमेंट देखें, जिसमें कि हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि पूरा का पूरा प्रोडक्शन बेस हम यहाँ ले आए, जो आर्थिकीकरण है वो हमारी कंट्री में आए, और हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बने। और इसी तरह उसमें कई कंपनियों को जो सुविधा देने के लिए या ईज टू वर्क करने के लिए जितनी भी छोटी मोटी नीतियां शुरू की हैं। और एक और सबसे बड़ा काम जो इस पिछले 5-10 सालों में हुआ, जो सब्सिडी हमेशा के रूप में जो बंटवारा होता था, सब्सिडी जाती थी, उसमें कई लूपहोल थे, कई गैप्स थे, जो कि वास्तव में एंड यूजर के पास नहीं जाती थी, वो डायरेक्ट अकाउंट में क्रेडिट होने लगी, और उसकी एक बहुत बड़ी सेविंग शुरू होने लगी। और वो सेविंग जो है वास्तव में अर्थव्यवस्था में आके सही मुद्दे पे, ग्रोथ के मुद्दे पे, ग्रोथ के पाथ पे चलने लगी। तो ये बहुत बड़े मेरे हिसाब से रिफॉर्म्स, चेंजेज इस हमारे आर्थिक बाजार में देखने को मिले, और इनकी वजह से मुझे ये लगता है कि आगे आने वाले सालों में इन्वेस्टमेंट्स और आएगा। और ये आप अगर देख रहे हैं तो एफआई फ्लो जो आप देख रहे हैं उसका जीता जागता प्रमाण है। हाईएस्ट इनफ्लो हमारे बाजारों में इस बार आया हुआ है, और ये और बढ़ने वाला ही है। इनफैक्ट एफडीआई भी धीरे धीरे हमारे यहाँ पे निवेश करने को इच्छुक है और निवेश करने के लिए तैयार है। तो ये एक मुद्दा है कि पीपल वर्ल्ड एज ए लार्ज ये देख रहे हैं कि हाँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स हो रहे हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ फॉरवर्ड लुकिंग बातें हो रही है, कुछ चेंजेज हो रहे हैं जो कि अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ठीक है, या कंपनियों में निवेश करके कंपनियों को आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ पाथ पे जाने के लिए बहुत अच्छा एक मौका मिलने वाला है इस कंट्री में। तो आई थिंक ये सारे मुद्दे पॉजिटिव आउटलुक को परिप्रेक्ष्य में देते हैं, और आई थिंक पॉजिटिव आउटलुक की को देखने को मिलता है। और आई थिंक ये ही मुद्दे आगे हमको इस बाजार में अग्रसर कंटिन्यूअसली देखने को मिलेंगे, और प्रोबेबली मुझे लगता है काफी ग्रोथ अगले 5 सालों में फिर से देखने को मिलेगी। जी प्रदीप जी, आपने जिन बातों का जिक्र किया वो इतने बड़े संरचनात्मक बदलाव हैं जिन्होंने पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया।
लेकिन यदि हम खास करके बाज़ार की बात करें तो बाज़ार के डिफाइनिंग मोमेंट्स कौन से रहे इन 10 सालों में, या अगर आप ऐसे याद करें कि 10 साल पहले हमारे कामकाज करने का तरीका ऐसा होता था, हम कोई काम करने के लिए ये तरीका अपनाते थे, आज वो तरीका हमारा बिल्कुल बदल चुका है। जो पूरा हमारा तौर तरीका है एक इक्विटी मार्केट के रूप में काम करने का, वो इन 10 सालों में कैसे बदला है? तो अगर आप ये इसको इस तरह से देखना चाहिए कि आज से 10 साल पहले जो इस बाजार में निवेशक थे वो इतने मैच्योर लेवल पे नहीं थे, उनकी सोच उनकी समझ इतनी मैच्योर नहीं थी। वो एक हियर से या हर्ड मेंटेलिटी के हिसाब से निवेश ज्यादा करते थे। तो डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट होता था, डायरेक्ट में इन्वेस्ट करने का सीधा सिंपल सा था कि 5-10 लोगों ने टिप दी, 5-10 लोगों के साथ आप ग्रुप में बैठ के उनमें से जो समझ में आया काम किया। बट एक मेजर बदलाव जो अब आना शुरू हुआ है, लोगों ने इसको एक निवेशक को एक मुद्दा बना के देखा कि यहाँ पे भी अगर हम सोच समझ के निवेश करें तो यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म में पैसा कमाया जा सकता है, और उस ओर लोगों ने ध्यान देना शुरू किया। तो अब जो नए निवेशक आ रहे हैं इस बाजार में, कई नए निवेशक भी आए हैं, जो नई जनरेशन धीरे धीरे इस बाजार से जुड़ने लगी है, वो काफी पढ़ी लिखी है, काफी समझदार है, और जब निवेश करने जाती है तो वो ये देखती है कि हाँ कौन सी कंपनी अच्छी है, संरचनात्मक वे में वहां पे मैनेजमेंट उस कंपनियों का कैसा है, कौन सा सेक्टर आगे आने वाले समय में ठीक करेगा, तो ये सारा समझ के निवेश करने को जाती है। तो उस तरह के जो ट्रैप पहले होते थे कि निवेश हर्ड मेंटेलिटी से जाके निवेश कर दिया और बाद में ऑल ऑफ ए सडन वहां पे वैल्यूएशन या वैल्यू नहीं रहती और आप एज ए निवेशक काफी बड़ा लॉस देखने को मिल जाता था, वो अब आई थिंक धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है। काफी निवेशक जो है होशियार और समझदार होना शुरू हुआ है। और दूसरा ये भी होना शुरू हुआ है कि लोग चूंकि अपने अपने बिजनेसों में हैं, तो उनका ये भी है कि वो ठीक है हम एक्सपर्ट के थ्रू इन बाजारों में निवेश करें। इसीलिए अगर आप देखें आज से 10 से 15 साल पहले म्यूचुअल फंड में जितना पैसा कम था, उससे ऑलमोस्ट आज की तारीख में, पिछले 10 सालों में आज की तारीख में अगर म्यूचुअल फंड के इनफ्लोज देखना शुरू करें और म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट इन बाजारों में देखना शुरू करें तो ऑलमोस्ट 4 से 5 गुना हो गया है हर एक इंडिविजुअल म्यूचुअल का। और पहले जो बाजार ज्यादातर ड्रिवन होते थे एफआई फ्लो से, क्योंकि म्यूचुअल फंड या कोई सपोर्टिव फंड्स लोकली या इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इन बाजार में नहीं रहते थे, तो एफआई फ्लो जब आते थे तो बड़े रूप में आते थे और हमारे पास सस्टेनेबल में, चूंकि निवेशक इंडिविजुअल निवेशक उसको नहीं समझ पाता था तो उसको सस्टेन नहीं कर पाता था। वो अब बदलाव हो गया है। यहाँ के हमारे कई म्यूचुअल फंड हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए या इंश्योरेंस कंपनियां हो गई, इतनी स्ट्रांग हो गई जो कि लॉन्ग टर्मिश वे में सही राय लेके सही दिशा में निवेश करके बराबरी के साथ इस बाजार में पार्टिसिपेट करने लगी है। तो पहले जो लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट ज्यादा होता था, वो लिक्विडिटी के साथ साथ अब फंडामेंटल ड्रिवन मार्केट भी साइमल्टेनियसली होना शुरू हुआ है। तो एक तो सबसे बड़ा बदलाव मेरे को ये लगता है ये आया है अगर बाजार और निवेशकों की हम बात करें। जी, अगर खुद ब्रोकिंग कंपनियों के कामकाज की बात करें तो काफ़ी कुछ बदला है, खास करके जो आपकी शुल्क संरचना है, जो आप अपने ग्राहकों से ब्रोकरेज लेते हैं, उनकी दरों में इन 10 वर्षों में काफ़ी बदलाव आ गया। एक तरह से फ्री ब्रोकरेज वाला एक चलन भी बना, उसके चलते काफ़ी एक डिसरप्शन भी आया है इंडस्ट्री में, और एक कंसोलिडेशन भी कहीं ना कहीं दिख रहा है। मतलब ये कि पहले 5,000 6,000 ब्रोकर हैं छोटे छोटे, एक दफ्तर वाले 2 दफ्तर वाले, अब वो कहीं कंसोलिडेशन दिख रहा है जिसमें ये जो 1 2 3 10 ब्रांच वाले जो ब्रोकर हैं वो कह रहे हैं भाई हमसे तो अब धंधा नहीं होने वाला है। जो बड़े फ्रेंचाइजी नेटवर्क वाले ब्रोकर हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके सामने भी चैलेंजेस हैं कि भाई जो टैरिफ स्ट्रक्चर पूरे इंडस्ट्री में बदला है उसके चलते आप कैसे अपने आप को मुनाफे में रख सकें, कैसे अपने बिजनेस की वायबिलिटी को बनाए रख सकें। इन एस्पेक्ट पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये पूरा दशक जो है वो इस मामले में मुझे लगता है कि ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बड़े बदलाव वाला रहा है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं राजीव जी। आज से 10 साल पहले या यूं कहिए 30 साल 10-10 साल के डिकेड में काफी बदलाव हुआ है इस इंडस्ट्री के लिए, मोर स्पेसिफिकली ब्रोकिंग इंडस्ट्री जैसे आपने नाम लिया है।
ब्रोकिंग इंडस्ट्री में। आज से 30 साल पहले जो 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 सौदे हम रिंग में करते थे, धीरे धीरे कंप्यूटराइजेशन हुआ, डिमेटेरियलाइजेशन हुआ, उसके बाद सौदे स्क्रीन पे होने शुरू हुए, तो उसमें भी एक बहुत बड़ा चेंज आया। फर्स्ट 10 ईयर्स उसमें निकल गया। तो हो क्या रहा है कि हर 10 साल में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना ज्यादा हो रहा है कि अगर ब्रोकिंग में या कोई भी ब्रोकिंग का ब्रोकर अपने आप को उस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में साथ में रख के इंप्रूवमेंट नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए मुश्किल हो रहा है। क्योंकि देखिए इस बाजार में, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, ब्रोकरेज दरें तो होती जा रही है कम, कंपटीशन होता जा रहा है ज्यादा, और उसके बाद अगर कॉस्ट देखें, अगर आदमी मैन पावर के ऊपर बेस्ट करें तो मैन पावर की कॉस्ट कभी कम हो नहीं सकती। आपको अगर आदमी को देना है तो कुछ ना कुछ उसको ग्रोथ देनी पड़ेगी, वो एक्सपेक्ट करेगा कि ग्रोथ है। तो वो ग्रोथ लाने का सीधा सिंपल सा तरीका है कि आपको कॉस्ट कंट्रोल कैसे करनी है, और कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए और कोई तरीका नहीं हो सकता है। वो हर काम जहां पे मेन की मतलब माइंड की रिक्वायरमेंट कम है, मशीन या कंप्यूटराइजेशन या ऑटोमाइजेशन के कारण या डिजिटाइजेशन के कारण हम उसको अचीव कर सकते हैं मच बेटर वे में, मच फास्टर वे में। तो आई थिंक वो एक ऑर्डर आना शुरू हुआ है, और उसी का एक जीता जागता एग्जांपल है। कुछ एक कंपनियां एब्सोल्युटली बात करती हैं कि हम एब्सोल्युटली नो ब्रोकिंग के ऊपर या बिना कोई ब्रोकरेज चार्ज के काम कर रहे हैं। हालांकि वो एक अलग मुद्दा है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, क्योंकि कोई भी आदमी फ्री में काम नहीं कर सकता, उनका एक अलग मॉडल है। बट यस, मॉडल में ये है कि आपको एब्सोल्युटली न्यूनतम दरों पे या बिल्कुल ना के बराबर ब्रोकरेज के ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो उनसे कंपीट करना जरूरी है। तो ये एक बड़ा बदलाव आया है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी की सर्विस इंडस्ट्री में कांस्टेंट इंप्लीमेंटेशन होती रहेगी, और हर आदमी को जो सर्विस इंडस्ट्री में है, आई थिंक अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ हमेशा रखना पड़ेगा, और प्रेजेंट टेक्नोलॉजी के साथ रखना पड़ेगा। यू कैन नॉट, आप ये नहीं कर सकते कि हाँ मेरे पास तो अब टेक्नोलॉजी आ गई, अगले 10 साल में टेक्नोलॉजी बदल रही है पर मैं यहीं पे रह के काम कर लूं, क्योंकि इतना जल्दी चेंज होता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। और अगर आपने अपने आप को उसके साथ नहीं रखा, आपने उसमें बदलाव नहीं लाया, तो हो सकता है अगले 5 साल में जाके आप फिर वापस वही सेम चीज महसूस करने लगे। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया, और पिछले 10 सालों में तो बहुत बड़ा बदलाव आया। और उसी की वजह से, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, कई ब्रोकिंग हाउसेज जो ट्रेडिशनली थे, जिन्होंने अपने आप को बदलाव नहीं लाया, अपने आप में बदलाव नहीं लाया, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। और इसके साथ साथ दूसरा क्या हो रहा है, देखिए रेगुलेशन के साइड, रेगुलेटेड मार्केट्स के साइड में भी कई बदलाव आने शुरू हो गए। वो भी काफी स्पीडली आपसे कई चीजें मांगते हैं। तो जब तक आपका टेक्नोलॉजिकल नहीं हो, और जब तक आप उस रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकते हैं, और उन दोनों को बराबर से पूरा करके काम नहीं कर पाएंगे, तो आपके लिए इस ब्रोकिंग इंडस्ट्री में, जहां तक आपने ब्रोकिंग इंडस्ट्री का नाम लिया, सकना या काम करना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए कंसोलिडेशन हो रहा है, इसीलिए लोग या तो छोड़ के जा रहे हैं या कंसोलिडेशन। जी, रेगुलेशन के मामले में शायद बीता दशक जो है वो लगातार इम्प्रूवमेंट का एक दशक कह सकते हैं, और उसका एक परिणाम हमें इस रूप में दिखता है कि कोई ऐसा बड़ा घोटाला शेयर बाज़ार में नहीं इन 10 सालों में देखने को मिला। मतलब उससे पहले आपको लगातार कभी न कोई घोटाला दिखता था, हर्षद घोटाला, केतन पारेख घोटाला, ऐसी तमाम चीज़ें समय समय पर आती रहती थी। लेकिन बीते 10 सालों में ऐसा लगता है कि सेबी ने बाज़ार पर एक अच्छा नियमन स्थापित किया है। आपका कहना बिल्कुल सही है। आज के रेगुलेटर आज से 30 साल के पहले के रेगुलेटर से मच मोर एडवांस, मच मोर समझदार, नॉलेजेबल एंड मच मोर प्रोएक्टिव। तो आज की तारीख में और पहले की तारीख में सिर्फ यही सबसे बड़ा फर्क है। मैं इसमें आई थिंक सबसे बड़ा मुद्दा मैं ये बताना चाहूंगा कि जब शुरू में 30 साल पहले अगर हमारे रेगुलेटर थे, तो वो भी इस बाजार को सीख रहे थे, क्योंकि कई नए लोग आए, इस बाजार को समझ रहे थे कि यहाँ पे क्या क्या कैसा, और धीरे धीरे उन्होंने रेगुलेशंस लाके, चीजों में बदलाव लाके, नए नए रूल्स लाके इस बाजार को कंट्रोल करना शुरू किया। और उन्हीं की वजह से कई चीजें, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, इमीडिएटली उनके या तो नोटिस में आ जाती है या पकड़ में आती है, या इमीडिएटली रिएक्शन आ जाता है। और आदमी खुद भी, जो ब्रोकर पहले कर लेते थे या जो लोग इजीली इस तरह के काम कर जाते थे, वो अब करने में या तो कतराते हैं या करते हैं तो इमीडिएटली पकड़ में आ जाते हैं। तो रेगुलेशन काफी बदलाव आया है। आज की तारीख में
निवेशक की अगर मैं बात करूं तो निवेशक के हक में कई अच्छे अच्छे रेगुलेशंस आए हैं और वो बहुत अच्छी बात है। ये एक अलग बात है कि कुछ एक रेगुलेशंस बियॉन्ड बिफोर टाइम्स आ गए हैं, वो एक परिचालन चलता रहेगा। देखिए, इस मुद्दे में बहस करने की बजाय ये है कि ठीक है, जो रेगुलेटर को अच्छा लगता है और जो निवेशक मानते हैं कि हाँ ये हमारे लिए अच्छा है, वो रेगुलेटर ठीक है। जिसको बिजनेस करना है, काम करना है, उसको अपने तौर तरीके उस हिसाब से डालने पड़ेंगे टू जनरेट बिजनेस। इज समथिंग विच इज गोइंग टू हैपन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। बट या आप बिल्कुल सही बता रहे हैं और बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, और आज के रेगुलेटर भी इसलिए ये सब कर पा रहे हैं क्योंकि उनके यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट काफी हुआ है। वहां पे भी उन्होंने अपने यहाँ पे टेक्नोलॉजी में काफी इन्वेस्टमेंट किया है, काफी लर्न किया है, और टेक्नोलॉजी की हेल्प लेके बाजारों में नए रेगुलेशंस के कारण अपनी पकड़ को मजबूत किया। जी, अब यहाँ से अगले दशक की अगर हम बात करें, जो 2021 से 2030 का दशक होगा, इसके लिए एक मोटे तौर पे अगर आप भविष्य की तस्वीर देखना चाहें, कैसी तस्वीर बनती हुई लग रही है पूरे बाज़ार के लिए और ख़ास करके आपकी अपनी इंडस्ट्री के लिए? देखिए, अगर अर्थव्यवस्था या कैपिटल मार्केट या बाजार, भारत एक बाजार की तरह अगर आपने देखें, तो मैं हमेशा से एक ऑप्टिमिस्टिक आदमी रहा हूं, तो मैं हमेशा से ऑप्टिमाइज रखता हूं, और उसका मुद्दा सिर्फ मेरा यही है कि हमारे देश में ग्रोथ रुक नहीं सकती। अभी हमको बहुत आगे जाना है। अगर हम अपने आप को कंपेयर करें कोई भी डेवलप कंट्री से, तो अभी कई नई चीजें इजाद होनी है। हमारे पास बेनिफिट ये है कि डेवलप कंट्री में जो नए हैं वो हमारे यहाँ पे इमीडिएटली एज इट इज अडॉप्ट हो सकती है और होने लगी है, जिसकी वजह से हमारे ग्रोथ फैक्टर के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ये मेरा मानना है। तो अर्थव्यवस्था का अगर बात करें तो ये मुझे लगता है अगले 5-10 सालों में काफी आगे तक जाएगी, काफी ग्रो करेगी। जिस हिसाब से सरकारें, जिस हिसाब से रेगुलेशन, जिस हिसाब से चेंजेस आए हैं, आई थिंक ये एक पॉजिटिव चेंजेस है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो पिछले 2-3-4-5 सालों में आया है, आर्थिकीकरण का, हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन का, हमारे यहाँ पे जो मुद्दा अभी खड़ा किया, और जो एडमिनिस्ट्रेशन पूरा वर्क टू ईज टू वर्क का एक बात करना शुरू किया है और उस पैरामीटर्स को देखना शुरू किया है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है अगर वास्तव में इसमें काम किया है। देखिए, इस कंट्री में अगर वास्तव में सरवाइव करना है तो हमको 3 ही मुद्दे को देखना है। आर्थिक, विच इज फाइनेंस, दूसरा मतलब कैपिटल कैसे आए, फाइनेंस या कैपिटल मान लीजिए, दूसरा है लेबर, एंड तीसरा है लैंड। लेबर रिफॉर्म एंड लैंड रिफॉर्म में भी पिछले 2-3-4-5 सालों में हमने देखा है धीरे धीरे कई चीजें, कई चेंजेस होने शुरू हुए, जो कि एक फॉरवर्ड लुकिंग एस्पेक्ट को का नजरिया देता है। तो अगर वहां पे चेंजेस होने शुरू हुए और वो चेंजेस अडॉप्ट होकर आगे बढ़ते रहे, तो मेरा ये मानना है ग्रोथ का फैक्टर तो यहाँ पे रहेगा। तो अगर अर्थव्यवस्था ग्रो करेगी तो ग्रोथ यहाँ नहीं आएगी अगले 5-10 सालों में, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो मैं काफी ऑप्टिमिस्टिक हूं अगले 5-10 सालों में ग्रोथ के मामले में एंड इक्विटी के मामले में। अब बात आती है कि हमारे खुद के ब्रोकिंग बिजनेस में या कैपिटल मार्केट के फर्दर ग्रोथ में, तो देखिए अर्थव्यवस्था से डायरेक्ट लिंकेज है, और अगर अर्थव्यवस्था अच्छी करेगी, नंबर ऑफ पीपल, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, लोगों की कमाई बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, और हमारी 2.5 to 3 ट्रिलियन इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की तरफ जाएगी, पर कैपिटा इनकम जरूर बढ़ेगी। अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा और एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, लोगों के पास पैसा होगा, तो पैसा खर्च होगा तो भी इसी यहाँ पे ही होगा, और इन्वेस्ट होगा तो भी यहाँ पे ही होगा। तो वो इंक्रीमेंटल बिजनेसेस इस बाजार को और वाइब्रेंट बनाएंगे और रोबस्ट बनाएंगे। तो उसकी कमी इस बाजार में तो मुझे नहीं लगती, हमारी इंडस्ट्री में नहीं लगती है। सवाल ये है हर आदमी को जो वास्तव में लॉन्ग टर्म इस बाजार में रहना चाहता है, इस मार्केट में या ब्रोकिंग बिजनेसेस में रहना चाहता है, उसको फॉरवर्ड लुकिंग थिंकिंग रखनी पड़ेगी। उसको अपने आप को टेक्नोलॉजी से साथ में ही नहीं, आगे की टेक्नोलॉजी को सोच के अडॉप्ट करना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी करना पड़ेगा। फॉरवर्ड लुकिंग थिंकिंग रख के अपने आप को बदलावों को साक्ष्य रखते हुए, सामने रखते हुए, इमीडिएट फास्ट बदलाव समय से पहले लाने पड़ेंगे, ताकि वो अपने आप को तैयार महसूस कर सके उस चेंज एनवायरनमेंट को डील करने के लिए। जी, बाजार की दिशा अगर इंडेक्स की बात करें 10 साल बाद कहाँ पर?
इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। और ये हमेशा मतलब ये एक नंबर जो है ये बहुत ही ट्रिकी गेम होता है। आपको ध्यान हो तो आज से 5-10 साल पहले ये बात होती थी कि 50,000 का सेंसेक्स कब पहुंचेगा। तो अगले 10 साल में अगर सेंसेक्स टर्म में मैं बात करूं तो 50,000 का पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। बट निफ्टी टर्म में अगर मैं बात करूं तो 20,000 का निफ्टी में देखने की बात करें। जी, चलिए आशा करते हैं बाजार अच्छा चलेगा अगले दशक में भी और निवेशकों को इसमें अच्छा फ़ायदा कमाने का अवसर मिलेगा। प्रदीप जी, आपने इस बातचीत के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राजीव जी।